तो तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कल वीडियो इसलिए नहीं आने पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था नेटवर्क संबंधी, इसलिए कल वीडियो किसी भी विषय की अपलोड नहीं हो पाई थी। फिलहाल आज हम लोग इतिहास विषय से संबंधित एक पाठ्य योजना देखने वाले हैं। और आज जो हम पाठ्य योजना जिस प्रकरण पर देखने वाले हैं वो प्रकरण है हमारा पुष्यभूति वंश। ये आपके कक्षा छठवीं के सामाजिक विज्ञान के उप विषय इतिहास के अंतर्गत एक चैप्टर है पुष्यभूति वंश नाम का। उसी पर आज हम पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे कि कैसे पाठ्य योजना बनाया जाता है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऊपर में आपको पाठ्य योजना संख्या डाल देना होता है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम डालना होता है, जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी हुई है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिनांक डालना होता है, जिस दिनांक पे आप अपनी टीचिंग करने वाले हैं। जिस कक्षा के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो कक्षा डालना होगा। विषय डालना होगा आपको इतिहास, ठीक। चक्र यानी पीरियड, जिस पीरियड में आपको पढ़ाना है वो पीरियड यहाँ डाल लीजिएगा। अवधि, जितने मिनट की पीरियड होगी उतना मिनट आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। प्रकरण में आपको डालना है पुष्यभूति वंश। इसके बाद दोस्तों, यदि आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा तो यूट्यूब से देखकर इतिहास विषय का सामान्य उद्देश्य लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य देखने वाले हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारा होगा दोस्तों, विद्यार्थी पुष्यभूति वंश के बारे में जान सकेंगे। विद्यार्थी पुष्यभूति वंश के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी पुष्यभूति वंश से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। यह विशिष्ट उद्देश्य दोस्तों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद जो आपको अगला हेडिंग डालना है वो है सहायक सामग्री का। इसमें आपको चौक लेना है, डस्टर लिखना है, लपेट श्यामपट्ट लिखना है। और यदि आप पुष्यभूति वंश से संबंधित कोई चार्ट पेपर वगैरह ले जा रहे हैं या कोई चित्र ले जा रहे हैं तो उसको इसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी गुप्त काल के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। इसके बाद आपको जो अगला हेडिंग डालना है वो है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, क्रमांक संख्या का, छात्राध्यापक क्रिया का, विद्यार्थी अनुक्रिया का। इसके बाद पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, कुतुब मीनार के मैदान में कौन सा स्तंभ है? बच्चे उत्तर देंगे महरौली स्तंभ। दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे, महरौली स्तंभ किस काल में बना? बच्चे उत्तर देंगे गुप्त काल में। तीसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे, गुप्त काल के बाद कौन सा काल है? तो बच्चे उत्तर देंगे पुष्यभूति वंश। और चौथा आप पूछेंगे, पुष्यभूति वंश के विषय में आप क्या जानते हैं? बच्चे हो जाएंगे मौन, और यही हो जाएगा आपका समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको जो अगला हेडिंग डालना है वो है उद्देश्य कथन का हेडिंग डालना है। और उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत पुष्यभूति वंश का विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, यहाँ पर हेडिंग डालना हम भूल गए हैं लेकिन आप डाल लीजिएगा शिक्षण अधिगम व्यवस्था। क्या लिख लेंगे आप? शिक्षण अधिगम व्यवस्था। इस प्रकार का आप हेडिंग डाल लीजिएगा। और उसके नीचे फिर आप 4 कॉलम बनाइएगा, एक शिक्षण बिंदु का, एक छात्राध्यापक क्रिया का, एक विद्यार्थी अनुक्रिया का, एक विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य का। इसके बाद आप जो पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाने के लिए लेंगे वो है पुष्यभूति वंश। और इसके अंदर सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न एक पूछेंगे, पुष्यभूति वंश के बारे में बताइए। बच्चे जाएंगे मौन। यहाँ पे आपको लिख लेना है प्रश्नोत्तर विधि, मैं लिखना भूल गया हूँ, प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा। और इसके बाद आप व्याख्या करेंगे इस शिक्षण बिंदु से संबंधित। तो व्याख्या में आपको क्या करना है देख लीजिए। गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जो पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी थानेश्वर वर्तमान अंबाला जिला थी। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था, जिन्होंने हुडों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। इतना आप इस शिक्षण बिंदु के अंदर व्याख्या करेंगे। और विद्यार्थी कॉलम में यहाँ पे आपको लिख लेना है कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मैं लिखना भूल गया हूँ। तो आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ये चीज़ आप जरूर लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक।
और विधि में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्याख्यान विधि। जब व्याख्या करने लगते हैं आप तो यहाँ पे लिख देना है आपको व्याख्यान विधि। ये दोनों चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आपको नहीं भूलना है। एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद हमें कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। हमने यहाँ पे शायद 2 प्रश्न किए होंगे, आप चाहें तो 3-4 कर सकते हैं। पहला प्रश्न, पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? बच्चे उत्तर देंगे थानेश्वर। पुष्यभूति वंश का प्रथम राजा कौन था? दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे उत्तर देंगे प्रभाकर वर्धन। तो इसमें आपको विधि में लिख देना है प्रश्नोत्तर विधि। जहाँ भी आप प्रश्नोत्तर कर रहेंगे वहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु हम लेंगे हर्षवर्धन, और इसके अंदर हम व्याख्या करेंगे। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री तीनों प्रभाकर वर्धन की संतानें थी। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद हर्षवर्धन स्वयं विद्वान थे तथा वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष ने संस्कृत के 3 नाटकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित लिखा, यहाँ होगा दिखा, गलती से हो गया है लिखा, ठीक। इसके बाद आप विद्यार्थी कॉलम में वही सेम पहले जैसे ही लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मैं भूल गया हूँ, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जैसे आप पहले शिक्षण बिंदु में लिखे थे उसी तरह यहाँ पे भी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में सेम आपको लिखना है। जब भी आप व्याख्या करेंगे तो आपको क्या लिखना है, व्याख्यान विधि। जब भी आप व्याख्या करेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर करेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। इसमें बोधात्मक प्रश्न हम कौन कौन से पूछेंगे, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? बच्चे उत्तर देंगे प्रभाकर वर्धन। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बच्चे उत्तर देंगे बाण भट्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद इस पाठ्य योजना का हम अंतिम शिक्षण बिंदु लेंगे जो कि वर्धन काल है, और इसके अंतर्गत हम व्याख्या करेंगे। हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक थे। उन्होंने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों यानी प्रांतों, विषयों यानी जिलों तथा ग्रामों में विभाजित किया। आगे क्या है देख लेते हैं। उनके शासन में अपराध कम होते थे, अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। इतना इस शिक्षण बिंदु के अंदर व्याख्या करना है, और विद्यार्थी कॉलम में सेम चीज़ आपको लिखना है। मैं सारे कॉलम में लिखना भूल गया हूँ, शायद जल्दी में मैं हूँगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्या लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन। और इसके बाद आपको इधर लिख लेना है व्याख्यान विधि। जब भी व्याख्या करेंगे आप दिमाग में रखिएगा कि कौन सा विधि उपयुक्त होगा, व्याख्यान विधि। इसके बाद आपको इस शिक्षण बिंदु में जो बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं वो क्या है देख लीजिए। हर्षवर्धन कैसा शासक था? उत्तर देंगे बच्चे प्रजापालक एवं उदार शासक था। दूसरा क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासन में अपराधियों के साथ क्या किया जाता था? कठोर दंड दिया जाता था। यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है मूल्यांकन प्रश्न का, और इसमें हम 4 प्रश्न शायद पूछे होंगे, आप चाहें तो 2 भी पूछ के आगे बढ़ सकते हैं। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा लिखित नाटक किस भाषा में थी? बाण भट्ट द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? हर्ष का किस धर्म से लगाव था? नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किसके राज्य में था? इसके बाद जो आपको अगला हेडिंग डालना है वो रहेगा श्यामपट्ट सारांश का। श्यामपट्ट सारांश में हमने जो अभी मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं उसी का आंसर लिख देना है। तो पहला हो जाएगा, हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन द्वारा लिखित नाटक संस्कृत भाषा में थी। बाण भट्ट द्वारा रचित पुस्तक हर्षचरित थी। हर्ष का बौद्ध धर्म में लगाव था। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। इतना चीज़ आपको लिखना है। लास्ट में आपका हेडिंग हो जाएगा गृह कार्य का। पुष्यभूति वंश के विषय में संक्षिप्त लेख लिखकर लाना है। ये बच्चों को आप गृह कार्य दे देंगे। यदि दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए
इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। किसी कारणवश यदि आपको ये पीडीएफ वहाँ पे नहीं मिल पाती है तो दूसरा काम आप ये कर लेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर कर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके इस पीडीएफ को मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा। साथ ही साथ यदि आप बीएड के 3rd सेमेस्टर में हैं और आपने हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट ले रखा है, तो हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट के ऊपर 25 क्लासेस इस चैनल पे अपलोड हैं, वो चैनल का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इस 25 क्लासों में 4 यूनिट जो आपके हैं उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है, साथ ही लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है वो बताया गया है, गद्य पद्य व्याकरण का। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप हमसे लिंक भी मांग लीजिएगा कमेंट में, हम आपको दे देंगे। चलिए फिर हम अगले दिन मिलते हैं नए प्रकरण पर लेसन प्लान लेके, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।